हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है परीक्षा दृष्टिकोण से। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, बात करें कैसे उसकी स्थापना होती है, क्या उसकी संरचना होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आयोग की स्थापना के बारे में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। सांविधिक और संवैधानिक में दो अंतर होते हैं। देखो, सबसे बड़ा अंतर क्या है। सांविधानिक का मतलब ये होता है कि ऐसा आयोग या ऐसी संस्था जो हमने बना रखी किसी संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा पारित किए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत जो बनाई जाती है वो संवैधानिक होती है। जैसे हमने संसद में कोई हम विधेयक लाए, उसे हमने पारित किया और उसके बाद वो उसे अधिनियम बनाकर संविधान में जोड़ दिया गया। लेकिन संवैधानिक निकाय होते हैं जिनका मूल संविधान में आर्टिकल में उनका उल्लेख मिलता है, वो क्या कहलाते हैं, संवैधानिक कहलाते हैं। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम क्या रखा हमने, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। 1993 में एक विधेयक लाया गया, जब हमने 1993 में इसको पास कर दिया था। किस नाम से पास हुआ था, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पास हुआ था, जिसे हमने बाद में 2006 में हमने एक संविधान संशोधन किया और इसे हमने जो ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवाधिकार जो के नाम से भी इसे बाद में कहा गया। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी होता है, अर्थात संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार जो होते हैं वो इनका सबका क्या होता है, प्रहरी होता है। एक तरह के क्या करता है, इनकी रक्षा भी करता है। अगर हम बात करें कि और क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, इन अधिकारों के साथ साथ क्या उद्देश्य हैं इस आयोग के, तो सब कुछ निम्न उद्देश्य इस प्रकार से हैं। जैसे उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। उन संस्थागत व्यवस्थाओं को भी और मजबूत करता है जिनको इन मुद्दों पर क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार के स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। तीसरा, इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना ही किसका उद्देश्य होता है, इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो क्या इसकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। यानी अगर हम टोटल सदस्यों की बात करें तो 5 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और इसकी सहायता के लिए 4 इसके सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और 2 अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए। अगर हम बात करें टोटल, भाई 5, एक तो अध्यक्ष हो गया, 4 जो इसके जो साथ में आते हैं, तो अध्यक्ष कौन होगा, भाई भारत का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो तो सीधा क्या हो जाता है, जो चीफ जुडिशियल जो हमारा होता है, सीजेआई जो हमारा होता है, तो सीजीआई क्या होता है, हमारा अध्यक्ष होगा इस आयोग का। और जो 4 सदस्य होते हैं, तो पहला क्या होना, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए, हमारे पास सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हो या कार्यरत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या दूसरा जो है उच्च न्यायालय का कार्यरत हो या सेवानिवृत्ति हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बाकी के बचे हुए 2 होते हैं उनको मानवाधिकार से संबंधित क्या होनी चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए और उनका कार्यानुभव भी होना चाहिए। तो 4 इसके क्या कहलाते हैं, वो सदस्य इस तरीके से नॉमिनेट किए जाते हैं, इस तरीके से उनको नियुक्त किया जाता है। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 4 अन्य, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसकी संरचना के, जो ये स्ट्रक्चर है पूरा, इनके जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इन चारों का, ये भी उसके अन्य पदेन सदस्यों के रूप में भी इसमें शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित
6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन कैसे करता है कि प्रधानमंत्री क्या करता है, सबसे पहले कि एक सदस्यीय समिति 6 सदस्यों की एक समिति का गठन करता है और उन्हीं सदस्यों की सिफारिश पर ये लास्ट में इसकी क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है। कौन कौन से होते हैं वो 6 सदस्य, तो समिति में जो होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दल के जो नेता होते हैं, अपोजिशन जो लीडर होते हैं, दोनों के दोनों वो होंगे, और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो इन 6 लोगों से मिलकर एक कमेटी बनती है, वो जिसके रिकमेंडेशन करते हैं। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो ये समिति होती है, ये अपना सलाह देती है, परामर्श देती है, रिकमेंड करती है, और इन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति फिर इनके अध्यक्ष व सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। आयोग के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले होता है। कार्यकाल की अगर बात करें तो या तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अगर वो पूरी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो 5 वर्ष होता है, या फिर 5 वर्ष से पहले अगर कोई व्यक्ति जो है 70 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो तो जो भी पहले होता है दोनों में से वो अपने पद पर बना रहता है, उसके बाद उसे त्यागपत्र देना होता है। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। यानी कि एक बार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वो चाहे भारत सरकार का कोई पद हो, केंद्र सरकार का कोई पद हो, या राज्य सरकारों में भी कोई ऐसा पद हो, वो किसी भी पद पर कार्य करने के योग्य नहीं होते हैं अगर उनको एक बार कार्यकाल उनका पूरा हो जाता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय इन परिस्थितियों में हटा सकते हैं। ठीक है, हटाने का भी प्रावधान है भाई, या तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा 5 वर्ष का, या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो वो पूरा हो सकती है। तो किन किन जो परिस्थितियां होती हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं जहां पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। तो पहली परिस्थिति है यदि वह दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए तो उसे हटा सकते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान कार्य क्षेत्र से बाहर किसी रोजगार में संलिप्त अगर वो पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे हटाया जाता है। किसी मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में वो असमर्थ हो तब भी उसे हटाया जा सकता है, या मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो, सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या शारीरिक रूप से वो बिल्कुल अस्वस्थ है, नहीं कर पा रहा है अपना काम सही ढंग से, तब भी उसे हटाया जा सकता है। या फिर न्यायालय द्वारा किसी अपराध या के दोषी उसको पाया जाता हो या उसे सजा हो गई हो तो ऐसी स्थिति में भी उसे हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति है, अध्यक्ष तथा किसी भी सदस्य को उसके दुराचरण या अक्षमता के कारण भी पद से हटा सकता है। यानी राष्ट्रपति चाहे इन परिस्थितियों के अलावा भी उसको हटा सकता है। कब? कि जब उस पर दुराचरण का कोई मामला हो या अक्षमता के कारण उस पर कोई लगाया गया हो, तब भी उसे हटा सकता है। लेकिन डायरेक्टली नहीं हटा सकता है राष्ट्रपति भी। पहले क्या करना होगा कि उच्चतम न्यायालय में जांच के लिए सौंपेगा, और अगर उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों व अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते व अन्य सेवाएं शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भाई अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही वेतन हैं, भत्ते हैं, उनके अलाउंसेस जितने भी होते हैं, जितने भी शर्तों का निर्धारण किया जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं करता है। यहाँ पर कौन करता है? केंद्रीय सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाता है। परंतु नियुक्ति के उपरांत एक बार अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है तो उनके जो अलाभकारी जो परिवर्तन, यानी जो उनके फेवर में ना हो, ऐसे परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अगर हम बात करें आयोग के कार्यों के बारे में कि आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से आयोग अपने काम करता है, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी कि वह अवहेलना करता हो की जांच स्वयं प्रेरणा न्यायालय में आदेश करना। यानी मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है या किसी लोक सेवक के सम्मुख कोई भी मानवाधिकार का अगर उल्लंघन होता है उसके, तो इसकी भी वो जांच करता है, उसकी पैरवी करता है। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, यह सपोज कीजिए कोई सा भी कोर्ट है और वहां पर मानवाधिकार से संबंधित अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो उसमें अपना क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है।
तीसरा, जेलों व बंदी गृहों में जाकर वह स्थिति का अध्ययन करता है और इसके बारे में सिफारिशें भी देता है या सिफारिशें भी करता है, यानी कि जेल में जो कैदी रहते हैं या बंदी गृहों में जो कैदी बंद रहते हैं उनके भी बारे में भी अध्ययन करता है, उनकी स्थिति का जायजा लेता है और उन पर अपनी सिफारिशें भी देता है। मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। अगला, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की भी क्या करता है, सिफारिश करता है कि वो उन सभी कारणों की, यानी आतंकवाद से संबंधित जितने भी कारण उनकी समीक्षा करता है और उनमें संबंधित होने वाले जो मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है वहां पर टेररिज्म में या आतंकवाद के सभी कारणों पर जिनमें मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, इनके बचाव के उपायों को भी सिफारिश करता है और इनकी समीक्षा भी करता है। मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन करता है और उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने की भी क्या करता है, सिफारिश करता है। या सपोज कीजिए कि भाई मानव ह्यूमन राइट से संबंधित कोई भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधि कही है, कोई ट्रीटी करी है या कोई दस्तावेजों का कोई आदान प्रदान किया है, तो ऐसी स्थिति में भी वो प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, उनको देख सकता है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना। अगला, लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना व उनकी सुरक्षा उपलब्ध करने हेतु उनको क्या करना, जागरूक करने का काम भी करता है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करता है, यानी ऐसे कुछ जैसे एनजीओज होते हैं या कुछ ऐसे प्राइवेट जो हमारे पास गैर सरकारी संगठन होते हैं, प्राइवेट जो संगठन होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा मानवाधिकारों की बात करते हैं, उन लोगों को क्या करता है, उनकी प्रयासों की सराहना करता है, उनको फेवर करता है, उनका समर्थन करता है। अगला, ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानवाधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हों, उनके लिए भी क्या करता है, ये काम करता है। अगर हम बात करें कि कार्यप्रणाली किस तरीके से जो ये हमारे पास आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, किस तरीके से क्या करता है, काम करता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसकी शैली क्या है, तो आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत के अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय खोल सकता है। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो दिल्ली में ही रहेगा, दिल्ली से बाहर नहीं। मुख्य जो कार्यालय है उसका, जो प्रधान हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली में है और इसके अलावा भी अगर वो चाहे तो अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है तथा वह यह करने के लिए अधिकृत है, उस पर कोई दबाव नहीं है, वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा इसका चरित्र भी क्या होता है, न्यायिक होता है और उसके पास जो सिविल मामले से संबंधित, ठीक है, जो हमारे पास दीवानी जो ऐसे न्यायालय होते हैं, दीवानी जो मामले होते हैं, उनके संबंधी अधिकार और शक्तियां भी इसके पास होती हैं। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट को मांग सकता है, यानी मानवाधिकार से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट है तो ये आयोग जो है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकारों में हो, वो क्या कर सकता है, इनकी जानकारी मांग सकता है, उनसे रिपोर्ट मांग सकता है उस दस्तावेज के ऊपर या उस मामले के ऊपर। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वतंत्र जांच दल होता है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों को किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसियों की सेवा ले सकता है। भाई सबसे पहले अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं पर हुआ है, चाहे केंद्र है चाहे राज्य है, तो एक तो पहला उसके पास खुद का क्या होता है, एक जांच दल होता है जिससे वो क्या कराता है, अपनी इस तथ्य की, इस मामले की जांच करवाता है। अगर उसे लगता है कि ये सही ढंग से नहीं हो पाया या हमें और जांच करनी चाहिए, तो इसके अतिरिक्त वो केंद्र या राज्य सरकारों से किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसियों की क्या ले सकता है, सेवाएं ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी है जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में सहायक होती है। आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। सिंपल भाषा में अगर हम कहें, सिंपल शब्दों में, तो आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिसको घटित हुए 1 वर्ष से कम का समय हुआ है। सपोज कि कोई घटना है जो मानवाधिकार से संबंधित है और उसका संज्ञान मानवाधिकार को नहीं है और उस घटना को घटे हुए 1 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रतिवेदन नहीं ले सकता, ना उसकी जांच कर सकता है और ना ही उस बारे में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई जो घटना है, जो मामला है मानवाधिकार से संबंधित,
1 वर्ष से पहले अगर हुआ है तो 1 वर्ष के अंतर्गत वो क्या कर सकती है, उन मामलों की जांच कर सकता है। इसके अलावा अगर हम आयोग के कार्य निष्पादन की बात करें तो आयोग ने मानवाधिकार संबंधी अनेक विषय हाथ में लिए हैं जो निम्नलिखित होते हैं। जैसे कौन कौन से विषय हैं जो अपने हाथ में इन्होंने, जैसे बंधुआ मजदूरी की समाप्ति है, ग्वालियर मानसिक अस्वस्थ का संचालन है, भोजन का अधिकार संबंधी मुद्दे हैं, बाल विवाह रोक अधिनियम 1929 की समीक्षा है, बाल अधिकार पर अभिसरण के प्रति प्रोटोकॉल है, सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों को रोजगार में जाने से रोकना, इस तरह के बाल श्रम की समाप्ति, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा की मीडिया के लिए मार्गदर्शिका, इस तरीके के काफ़ी सारे जो कार्य हैं वो किसने ले रखे हैं, अपने हाथ में, मानवाधिकारियों ने अपने हाथ में ले रखे हैं जो ह्यूमन राइट से संबंधित होते हैं। थैंक यू सो मच।